Good morning students. Welcome to थर्ड वीडियो ऑफ रिएक्शन मैकेनिज्म। प्रीवियस वीडियो में हमने लिविंग ग्रुप और उस पर कुछ बेस्ट क्वेश्चन हम देखे थे। सबसे लास्ट में हम जनरेशन ऑफ कार्बोकैटायन के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें 3 प्रोसेस है, जिसमें 2 प्रोसेस हम पढ़े थे। पहला प्रोसेस हेटेरोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन ऑफ पाई बॉन्ड, सेकेंड प्रोसेस डाइट्यूशन ऑफ एनिलीन। उसी के बारे में हम चर्चा कर रहे थे कि आखिर अल्काइल अमीन के द्वारा कैसे हम लोग कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन करेंगे। तो हम देख रहे थे कि अल्काइल अमीन का रिएक्शन यदि नाइट्रस एसिड के साथ कराया जाए तो किस प्रकार कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो जाएगा। आज उसी को हम लोग देखेंगे। तो देखिए, सेकेंड प्रोसेस, फर्स्ट प्रोसेस हम देख चुके हैं कि हेटेरोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन ऑफ पाई बॉन्ड, जिसको हम लोग कहते हैं मार्कोनिकॉव रूल, इसके थ्रू कैसे कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन किया गया। अब हम लोग देखते हैं कि अल्काइल अमीन का रिएक्शन RnH2 का रिएक्शन कराने जा रहे हैं HON डबल बॉन्ड, इसको हम लोग बोलते हैं नाइट्रस एसिड। नाइट्रस एसिड हम लोग पढ़ रहे हैं कार्बोकैटायन। उसमें सेकेंड प्रोसेस जनरेशन ऑफ कार्बोकैटायन, दूसरा प्रोसेस डाइट्यूशन ऑफ एनिलीन। RnH2 आर बोलते हैं अल्काइल ग्रुप को, RnHH। नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बना चुका है, नाइट्रोजन है 5वां ग्रुप का, तो 2 इलेक्ट्रॉन बच गया। तो 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब एक लोन पेयर प्लस HO N डबल बॉन्ड हो। नाइट्रोजन है 5वां ग्रुप का, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होगा, 5 में से 3 खर्च कर दिया बॉन्ड बनाने में, बच गया 2, यानी एक लोन पेयर। लोन पेयर का काम होता है इलेक्ट्रॉन देने का, ये अपना इलेक्ट्रॉन देगा उसको जिसके पास इलेक्ट्रॉन का कमी होगा। तो आप देख रहे हैं कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में, इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड का डेवलपमेंट है, और ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है नाइट्रोजन से। ऑक्सीजन क्या करेगा, जैसे यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगा, ऑक्सीजन पाई बॉन्ड को शिफ्ट कर लेगा, पाई बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा। तो देखिए क्या होगा, Rn जो अपना इलेक्ट्रॉन देता है उसके ऊपर कौन सा चार्ज, प्लस चार्ज। तो RnH नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन दिया तो प्लस चार्ज, अपना इलेक्ट्रॉन दिया किसको, नाइट्रोजन का, तो N। एक तरफ क्या लगा हुआ, OH, ऑक्सीजन ने खींचा है इलेक्ट्रॉन को, तो ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज। नाइट्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन देने के कारण नाइट्रोजन पे प्लस चार्ज आ गया, अपना इलेक्ट्रॉन दिया नाइट्रोजन को, तो नाइट्रोजन के साथ बॉन्डेड हो गया OH, और एक तरफ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन खींचा। अब देख रहे हैं ऑक्सीजन पे आ गया है नेगेटिव चार्ज। ऑक्सीजन अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज रखना नहीं चाहेगा, क्योंकि प्रत्येक एलिमेंट चाहता है कि न्यूट्रल स्टेज में हो जाए, और न्यूट्रल होने के लिए जो इलेक्ट्रॉन लिया है उसको डोनेट करना पड़ेगा। तो पॉजिटिव लेने के कारण नेगेटिव, देने के कारण पॉजिटिव आ जाएगा, तो न्यूट्रल हो जाएगा। तो न्यूट्रल होने के लिए क्या चाहिए, सबसे पहले ये अपना इलेक्ट्रॉन देगा किसको, तो इसमें दिखाई दे रहा है हाइड्रोजन जो जुड़ा हुआ है नाइट्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है। नाइट्रोजन है मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन एसिडिक हाइड्रोजन कहलाता है। तो माइनस अपना इलेक्ट्रॉन देगा हाइड्रोजन को। हाइड्रोजन का क्षमता 2 एक इलेक्ट्रॉन से ज्यादा रखने का नहीं है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन है, जिसमें से एक नाइट्रोजन का एक हाइड्रोजन का। तो 1 इलेक्ट्रॉन देगा ऑक्सीजन तो 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन रख नहीं सकता, किसके ऊपर ट्रांसफर करेगा, नाइट्रोजन के ऊपर। तो देखिए क्या हो जाएगा, RnH। पहले नाइट्रोजन पे था प्लस, ले लिया तो हो गया माइनस, NOH, O माइनस अपना इलेक्ट्रॉन दिया हाइड्रोजन का, तो OH। अब ध्यान दें, नाइट्रोजन फिर से कितना बॉन्ड बना चुका, 1 2 3 बॉन्ड, यानी 2 इलेक्ट्रॉन बच गया, यानी एक लोन पेयर। लोन पेयर फिर क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। जैसे ही इलेक्ट्रॉन देगा, यहाँ डबल बॉन्ड का डेवलपमेंट हो जाएगा, 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 2 2 4 बॉन्ड 4 बॉन्ड। जब जब नाइट्रोजन बनाएगा तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज का डेवलपमेंट होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज का डेवलपमेंट नहीं, यहाँ से बाहर हो जाएगा OH लिविंग ग्रुप के फॉर्म में। क्योंकि ऑक्सीजन यदि बाहर होता है तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज होगा, मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव पे नेगेटिव चार्ज स्टेबल होता है, इसलिए OH यहाँ से बाहर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, RN डबल बॉन्ड NOH प्लस OH माइनस, और यहाँ H रह जाएगा।
आप देख पा रहे हैं कि जैसे ही OH निकला तो जो जाता है वो इलेक्ट्रॉन लेके निकलेगा, तो OH पे कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। तो OH फिर क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन देना चाहेगा। किसको अपना इलेक्ट्रॉन दे, जिसके पास इलेक्ट्रॉन का अब अपना इलेक्ट्रॉन किसको देगा, यहाँ दिखाई पड़ रहा है हाइड्रोजन जो जुड़ा हुआ है नाइट्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है, यहाँ इलेक्ट्रॉन देने के कारण नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। एसिडिक हाइड्रोजन है, फिर से OH माइनस जाएगा, फिर से जाकर अटैक करेगा एसिडिक हाइड्रोजन पे, हाइड्रोजन 2 इलेक्ट्रॉन रखेगा नहीं, फिर से ट्रांसफर कर देगा। नेक्स्ट प्रोसेस में क्या हो जाएगा, R N पहले नाइट्रोजन पे था, प्लस ले लिया तो माइनस हो गया न्यूट्रल, डबल बॉन्ड N OH। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। फिर से देखें, नाइट्रोजन फिर से कितना बॉन्ड बना चुका है, 1 2 3 बॉन्ड बना चुका। 3 बॉन्ड में 3 इलेक्ट्रॉन खर्च कर दिया, 2 इलेक्ट्रॉन बच गया, क्योंकि 5वां का है तो 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब एक लोन पेयर फिर क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन देगा। जैसे ही इलेक्ट्रॉन देगा फिर से 4 बॉन्ड हो जाएगा। 4 बॉन्ड बनाने के लिए पॉजिटिव चार्ज का डेवलपमेंट होना चाहिए, इसलिए यहाँ से क्या हो जाएगा, OH बाहर हो जाएगा लिविंग ग्रुप के फॉर्म में। तो क्या हो जाएगा, R N जो अपना इलेक्ट्रॉन देता है उसके ऊपर प्लस चार्ज, डबल बॉन्ड की जगह ट्रिपल बॉन्ड, N प्लस OH माइनस, यहाँ लिखिए ज्यादा बेहतर होगा, प्लस OH माइनस। अब ध्यान दें, अल्काइल ग्रुप नाइट्रोजन के साथ अटैच्ड है, नाइट्रोजन के ऊपर और नाइट्रोजन के ऊपर आ गया है प्लस चार्ज, इसलिए प्लस चार्ज आने के कारण नाइट्रोजन जो है इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा अल्काइल ग्रुप से, मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होने के कारण। तो R पे आ जाएगा प्लस चार्ज, प्लस निकल जाएगा N2। R पे प्लस चार्ज आने का मतलब कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन हो गया। और हम यही करना चाह रहे थे कि किस प्रकार कार्बोकेटायन के द्वारा अल्काइल अमीन का रिएक्शन नाइट्रस एसिड के साथ कराएंगे तो कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन हो जाएगा। सेकेंड प्रोसेस है। मैं इरेज करता हूँ। प्रोसेस नंबर 3 सीखते हैं कि तीसरा प्रोसेस क्या है जिसके द्वारा कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन किया जा सकता है। तो थर्ड प्रोसेस है, सॉरी प्रीवियस वीडियो में हमने हेट्रोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन ऑफ सिग्मा बॉन्ड के जगह पे लिख दिया होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन ऑफ सिग्मा बॉन्ड, क्योंकि आप जानते हैं होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन ऑफ सिग्मा बॉन्ड होगा तो कभी कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन नहीं हो सकता। होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन के द्वारा फिर रेडिकल का फॉर्मेशन हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सही कर लें। तीसरा जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं बाई हेट्रोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन ऑफ सिग्मा बॉन्ड, बाई हेट्रोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन ऑफ सिग्मा बॉन्ड। यानी तीसरा प्रोसेस है कि सिग्मा बॉन्ड को हेट्रोलाइज करा देंगे, हेट्रोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन कराएंगे तो कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन हो जाएगा। जैसे बात करें, देखें जैसे इथाइल आयोडाइड कराते हैं किस फेज में, गैसियस फेज में। तो दिमाग में तो यही चलता है सर कि कार्बन है, कार्बन आयोडीन के साथ बॉन्ड बनाए हुए है, आयोडीन है नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा, कार्बन का इलेक्ट्रॉन जाएगा तो कार्बन पे प्लस चार्ज आएगा। तो ऐसा होना चाहिए Cc, जिसका इलेक्ट्रॉन गया उस पर प्लस चार्ज, प्लस जो इलेक्ट्रॉन लेके गया उस पर कौन सा चार्ज, माइनस चार्ज। लेकिन आप देखें कि रिएक्शन तो सही है, आपके दिमाग से सही है कि I जो है नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा तो उस पर नेगेटिव चार्ज होगा, कार्बन पे आएगा प्लस चार्ज। लेकिन इस रिएक्शन को कराने के लिए जो एनर्जी चाहिए अभी उपलब्ध नहीं है। गैसियस फेज में आप रिएक्शन करा रहे हैं और हेट्रोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन ऑफ सिग्मा बॉन्ड कराने के लिए एक एनर्जी चाहिए जिसको बोलते हैं सोल्वेशन एनर्जी, और सोल्वेशन एनर्जी होता है सॉल्वेंट फेज में।
यहाँ तो गैसियस फेज है, गैसियस फेज में सॉल्वेशन एनर्जी नहीं होगा, इसलिए जो प्रोडक्ट बनाया है उसका फॉर्मेशन नहीं हो सकता, ऐसा संभव नहीं है। यानी सी को क्या करवाएंगे, यानी ऐसे यदि लिखा हुआ रहता CCI, यदि यहीं पे लिखा हुआ रहता सॉल्वेंट फेज, फिजन का प्रोसेस सही है कि CCI लिखा हुआ है, इथाइल आयोडाइड लिखा हुआ है, तो इसको हम लोग I पे माइनस ही जाएगा और कार्बन पे प्लस ही जाएगा। लेकिन ये सारा प्रोसेस जो है गैसियस फेज में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कार्बन आयोडीन के बीच में जो सिग्मा बॉन्ड है उसको ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसको बोलते हैं सॉल्वेशन एनर्जी, और सॉल्वेशन एनर्जी सॉल्वेंट फेज में मौजूद होगा, गैसियस फेज में मौजूद नहीं होगा। यानी सॉल्वेंट फेज जैसे ही लिखेंगे तब फिर ब्रेक हो जाएगा CC प्लस और प्लस I माइनस। यानी इस प्रकार का क्वेश्चन आता है कि कौन सा प्रोसेस सी लिखा हुआ, कौन सा प्रोसेस गलत लिखा हुआ है, तो आप इसके द्वारा पकड़ सकते हैं कि सॉल्वेंट फेज यदि लिखा हुआ है तो प्रोसेस सही है, यदि गैसेस फेज लिखा हुआ है तो प्रोसेस गलत लिखा हुआ है। जैसे देखें थर्ड, एक और प्रोसेस है जिसके द्वारा लिखा हुआ है CCOH, और यदि लिखा हो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। देखिए आप रिएक्शन इंटरमीडिएट के थ्रू यदि आप रिएक्शन को पढ़ रहे हैं तो आप काफी चीजों को सीखते जा रहे हैं, लेकिन यदि आप इसी रिएक्शन को यदि आप पढ़ेंगे सिर्फ चैप्टर वाइज, तो इन सारी चीजों को जो हम डिटेल में बताते जा रहे हैं वहां पे इतना डिटेल में चर्चा नहीं हो पाएगा। और एक एक जो है एनसीईआरटी का एक भी रिएक्शन आपका नहीं छूटेगा, सारा का सारा रिएक्शन एनसीईआरटी का इसमें इंक्लूड हो जाएगा, एक भी रिएक्शन इसमें बाकी नहीं रह जाएगा। तो आप व्यर्थ में चिंता ना करें कि एनसीईआरटी नहीं हो रहा है, चैप्टर वाइज नहीं हो रहा है। आप कुछ ही दिनों के बाद देखेंगे कि पहला चैप्टर जो आपका हेलोएल्किन्स हेलोरिन्स है उसका मोस्टली रिएक्शन जो है समाप्त हो चुका है। तो CCOH पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लिखा हुआ है, कोई बात नहीं सर, ऑक्सीजन जो है ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा तो उस पर माइनस चार्ज आएगा, कार्बन पे आएगा प्लस चार्ज, यानी ऐसे होगा सर CC प्लस और प्लस OH माइनस। दिमाग तो यही कहता है कि ऑक्सीजन जो है मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है, और हम लोग पढ़ रहे हैं हेटेरोडिटिक बॉन्ड फ्यूजन ऑफ सिग्मा बॉन्ड, तो सिग्मा बॉन्ड टूटेगा तो OH पे नेगेटिव चार्ज आएगा, कार्बन पे प्लस चार्ज आएगा। लेकिन जो है आपका प्रोडक्ट जो लिखा हुआ है गलत है, क्योंकि रिएक्शन को कराने के लिए कह रहा है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में। आप लोग जान चुके हैं कि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट का मतलब होता है जो आसानी से अपना H प्लस देता हो उसको बोलते हैं पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। तो H प्लस यदि देगा आसानी से, किसी पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट की हम बात कर रहे हैं, तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है तो आसानी से H प्लस देगा, तो आसानी से H प्लस देगा। पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट की बात करें तो जैसे आपको हम बता चुके हैं पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट है, DMSO है, एसीटोन है, सब पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट है, आसानी से H प्लस का त्याग नहीं करेगा। लेकिन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट की बात करें तो आसानी से H प्लस का त्याग कर देगा। तो देखें क्या हो जाएगा, जैसे ही H प्लस आएगा इसके नजदीक, यानी पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट की बात कर रहे हैं तो उसमें H प्लस होगा ही, जैसे ही H प्लस आएगा ऑक्सीजन कौन सा ग्रुप का, CCOH लिखा हुआ है, ऑक्सीजन है आपका छठा ग्रुप का, 6 में से ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाने में खर्च कर दिया, 4 इलेक्ट्रॉन बच गया। 4 इलेक्ट्रॉन बचने का मतलब इसके पास 2 लोन पेयर होगा, और लोन पेयर का काम होता है इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का। अपना इलेक्ट्रॉन देगा किसको, जिसके पास इलेक्ट्रॉन का कमी होगा। यहाँ H प्लस बैठा हुआ है, क्योंकि किस सॉल्वेंट की बात करें, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट की बात करें तो H प्लस आएगा ही, तो ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा H प्लस को, क्योंकि ऑक्सीजन लोन पेयर जो है अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन उसको देना चाहेगा जिसके पास इलेक्ट्रॉन का कमी। तो देखें क्या होगा, CC जो अपना इलेक्ट्रॉन देता है उसके ऊपर आता है प्लस चार्ज, तो ऑक्सीजन ने अपना इलेक्ट्रॉन दिया हाइड्रोजन को, तो देने के कारण ऑक्सीजन पे आ गया प्लस चार्ज। जैसे इलेक्ट्रॉन दिया देने के कारण ऑक्सीजन पे आ गया है प्लस चार्ज। अब क्या करेगा, अब यहाँ पे देखिए क्या होगा प्रोसेस। अब यहाँ ऑक्सीजन जो है कार्बन के साथ अटैच है, ऑक्सीजन पे आ गया है पॉजिटिव चार्ज। आप जानते हैं कि जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज आता है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इंक्रीज करता है, जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज आता है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी उतना डिक्रीज करता है। तो ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन दिया H प्लस को देने के कारण ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज का डेवलपमेंट हो गया, और पॉजिटिव चार्ज आने के कारण ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इंक्रीज हो गया। इंक्रीज होने के कारण बगल वाले कार्बन से इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, जैसे ही खींचेगा जिसका इलेक्ट्रॉन जाएगा उस पे तो आएगा प्लस चार्ज ही, और प्लस बाहर निकल जाएगा H2O। यानी प्रोडक्ट में अंतर है, CC प्लस प्लस OH माइनस नहीं होगा बल्कि प्रोडक्ट होगा CC प्लस प्लस H2O।
दोनों में यही डिफरेंस है। दोनों प्रोडक्ट आपको यदि क्वेश्चन आएगा तो दोनों का दोनों प्रोडक्ट आपके ऑप्शंस में लिखे हुए रहेंगे, आपके ऑप्शंस में दोनों मिलेंगे, तो आपको टिक लगाना है कि कौन सा प्रोसेस। यदि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट की बात करें तो हेटेरोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन, जो सिग्मा बॉन्ड का फ्यूजन होगा वो डायरेक्टली नहीं होगा, OH डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन लेके नहीं जाएगा, OH पहले अपना इलेक्ट्रॉन H+ को देगा, उसके बाद फिर लास्टली जो है वो ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन खींचेगा ही कार्बन से, तो उस पर आएगा प्लस, पहले था ले लिया तो माइनस हो गया, न्यूट्रल H2O, और कार्बन का इलेक्ट्रॉन गया तो उस पर आ गया प्लस चार्ज। हम लोग तीनों प्रोसेस सीख चुके हैं कि किस प्रकार कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन, जनरेशन ऑफ कार्बोकेटायन की बात करें तो कौन कौन सा ऐसा प्रोसेस है जिसके द्वारा कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन हो सकता है। तो तीनों प्रोसेस हमने सीखा। आइए इस पे क्वेश्चन देखते हैं। जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है, कंप्लीट द रिएक्शन एंड कंपेयर रेट। कंप्लीट द रिएक्शन एंड कंपेयर रेट, जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है, फर्स्ट 3-4 रिएक्शंस दिए हुए हैं, उसको कंप्लीट करना है, उसके बाद बताना है कि रेट कंपेयर करना है कि किसका रेट ज्यादा होगा। रेट कंपेयर करने की बात करें तो इसका मतलब है कि किस रिएक्शन के प्रोडक्ट का पॉसिबिलिटी ज्यादा है, कौन सा ऐसा रिएक्शन है इसमें प्रोडक्ट जो है फास्टली बनेगा। देखिए जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है कि CN+ ट्रिपल बॉन्ड N, दूसरा लिखा जिसे R1 लिख दें, दूसरा लिखा हुआ है CN+ ट्रिपल बॉन्ड N R2। थर्ड जो लिखा हुआ है CN+ ट्रिपल बॉन्ड N लिखा हुआ R3। और चौथा जो है CH2+ N+ ट्रिपल बॉन्ड N लिखा हुआ R4। 4 रिएक्शंस दिए हुए हैं, इसमें कंप्लीट करना है रिएक्शंस को। सबसे पहले कि किस रिएक्शन की हेटेरोलिटिक, सबसे पहले हम N+ ट्रिपल बॉन्ड N को देखे हैं, तो लास्ट आपको याद आ रहा हो कि अभी जस्ट हम डाइजेशन ऑफ एनिलीन में देख रहे थे कि लास्ट का ऐसा प्रोसेस आया था R N+ और ट्रिपल बॉन्ड N। तो हमने क्या किया था कि नाइट्रोजन पे था प्लस चार्ज, नाइट्रोजन पे प्लस चार्ज आ गया था तो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज कर गया था। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करने के कारण, क्योंकि नाइट्रोजन पे जैसे पॉजिटिव चार्ज का डेवलपमेंट हो जाएगा तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होने के कारण नाइट्रोजन जो है बगल वाले कार्बन से इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, तो खुद तो न्यूट्रल हो जाएगा, क्योंकि पहले पॉजिटिव चार्ज था, ले लिया तो नेगेटिव हो गया न्यूट्रल, लेकिन R का इलेक्ट्रॉन गया तो R पे कौन सा चार्ज हो गया, प्लस चार्ज। तो यहाँ रिएक्शन कंप्लीट करने की बात करें तो आप देख रहे होंगे कि हर एक जगह कार्बन के साथ N+ ट्रिपल बॉन्ड N अटैच्ड है, यानी हर एक जगह इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, तो क्या हो जाएगा, C पे कौन सा चार्ज, प्लस चार्ज। दूसरा में भी यही कहानी होगा, C पे कौन सा चार्ज, प्लस चार्ज। तीसरा में होगा C डबल बॉन्ड C, इस पे कौन सा चार्ज, प्लस चार्ज। और फोर्थ में हो जाएगा CH2 पे पॉजिटिव चार्ज। प्रोडक्ट तो यही बनेंगे, क्योंकि हर एक जगह अल्काइल ग्रुप जो है जुड़ा हुआ N+ ट्रिपल बॉन्ड N के डाइजोनियम के साथ, तो नाइट्रोजन
मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, तो हर एक जगह कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज का डेवलपमेंट हो जाएगा। अब हमको कंपेयर करना है कि चारों रिएक्शंस में से कौन सा रिएक्शन ऐसा है जिसके प्रोडक्ट सबसे फास्ट बनेंगे। कंपेयर रेट को कंपेयर करने के लिए कह रहा है, तो प्रोडक्ट वही जल्दी बनेगा जिसका प्रोडक्ट बनने के बाद स्टेबिलिटी ज्यादा हो। इन चारों का चारों प्रोडक्ट बना है, लेकिन कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है जो सबसे फास्ट बनेगा, तो सबसे फास्ट वही प्रोडक्ट बनेगा जिस प्रोडक्ट का स्टेबिलिटी बनने के बाद सबसे ज्यादा हो। तो हम देखिए चारों में कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है जिसके बनने का पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा होगा, कौन सबसे जल्दी फास्ट बनेगा। तो आप देख रहे हैं कि फर्स्ट में जो है रेजोनेंस नहीं शो कर रहा। आप सेकेंड में देख रहे होंगे R2 में, तो डबल सिंगल पॉजिटिव चार्ज के कारण टू सिस्टम जो है एक बॉन्ड गैप से जुड़ा हुआ है, तो रेजोनेंस शो करेगा। रेजोनेंस शो करने के और सारे कंडीशन है, लेकिन इस कंडीशन से फुलफिल हो रहा है, रेजोनेंस शो करेगा। तो डबल सिंगल पॉजिटिव रेजोनेंस शो कर रहा है, इसमें रेजोनेंस नहीं शो कर रहा। लेकिन फोर्थ कंपाउंड में आप देखें तो इसमें भी रेजोनेंस शो कर रहा है, डबल सिंगल पॉजिटिव। अब दोनों रेजोनेंस जो है आप जानते हैं स्टेबलाइजिंग फैक्टर है, यदि रेजोनेंस आएगा तो कंपाउंड को स्टेबलाइज करेगा। तो आप देख रहे हैं कि R2 में भी रेजोनेंस शो कर रहा है सर, R4 में भी रेजोनेंस शो कर रहा है। तब इन दोनों में कौन ज्यादा स्टेबल होगा, किस प्रोडक्ट का बनने का पॉसिबिलिटी सबसे फास्ट होगा। तो आप देख रहे हैं इसमें भी रेजोनेंस शो कर रहा है, शो रेजोनेंस, और फोर्थ में भी रेजोनेंस शो कर रहा है। और रेजोनेंस के कारण स्टेबिलिटी बढ़ेगा, लेकिन दोनों में डिफरेंस है कि फोर्थ में जो है मोर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फॉर्म होगा। R2 के बजाय R4 में मोर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फॉर्म होगा। इसमें आप यदि रेजोनेंस कराएंगे तो 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा, और यदि इसमें रेजोनेंस कराएंगे तो 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होगा। हम GOC में रेजोनेंस के समय इन सारी चीजों की हम चर्चा कर चुके हैं। इसमें और आप जानते हैं कि स्टेबिलिटी फैक्टर में हम आपको बताए थे कि जितना ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा कंपाउंड का स्टेबिलिटी उतना ज्यादा होगा। यानी स्टेबिलिटी ऑर्डर की बात करें, रेट कंपेयर करने की बात करें, तो रेट जो है सबसे ज्यादा होगा R4, तब हो जाएगा R2। अब इन दोनों में हम कंपेयर करें R1 और R3 में, तो आप देख रहे हैं कि कार्बोकेटायन है। कार्बोकेटायन का मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नेचर का है। यहाँ भी कार्बोकेटायन है, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नेचर का है, लेकिन दोनों में डिफरेंस है। कार्बोकेटायन से जो जुड़ा हुआ चीज है R1 में इथाइल है, इथाइल जो है प्लस आई के जैसा व्यवहार करता है। और यहाँ पर जो जुड़ा हुआ है कार्बोकेटायन से जस्ट बगल वाला sp2 हाइब्रिडाइज सिस्टम है, और sp2 हाइब्रिडाइज सिस्टम जो है माइनस आई इफेक्ट शो करता, और माइनस आई इफेक्ट शो करने का मतलब इलेक्ट्रॉन को लेगा, और प्लस आई का मतलब इलेक्ट्रॉन देगा। अब बताइए कार्बोकेटायन के पास खुद इलेक्ट्रॉन का कमी है, तो कोई इलेक्ट्रॉन देने के लिए आएगा तो उसको स्टेबलाइज करेगा, तो कोई इलेक्ट्रॉन खींचने के लिए आएगा तो डिस्टेबलाइज करेगा। आप जानते हैं कार्बोकेटायन जो है स्टेबिलिटी ऑर्डर में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई ग्रुप, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई ग्रुप। यहाँ कार्बोकेटायन जो है डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, आपको प्लस आई के साथ, कार्बोकेटायन के साथ जुड़ा हुआ है प्लस आई इलेक्ट्रॉन दे के इसकी स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा, क्योंकि खुद कार्बोकेटायन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नेचर का है, तो इसको जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन देगा उतना ज्यादा स्टेबलाइज हो जाएगा। लेकिन यहाँ थर्ड में बात करें तो थर्ड में कार्बोकेटायन जुड़ा हुआ है sp2 हाइब्रिडाइज सिस्टम के साथ, और sp2 हाइब्रिडाइज सिस्टम इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, इलेक्ट्रॉन खींच के इसको डिस्टेबलाइज करेगा। यानी R4 R2 के बाद आएगा R1, और सबसे लास्ट में आएगा R3। इस प्रकार के क्वेश्चन जो है आते हैं कंपटीशन में कि आपको रेट, तो आपको कंप्लीट द रिएक्शन जो हम लिखे हैं कि आपको कैसे रिएक्शन को कंप्लीट करना है। रिएक्शन कंप्लीट करने के लिए क्वेश्चन नहीं आता है कि 4 रिएक्शंस दिए होंगे और चारों का प्रोडक्ट लिखा हुआ होगा, आपको पूछेगा कि कौन सा रिएक्शन का रेट सबसे ज्यादा होगा। यानी पूछेगा आपसे कि रेट कंपेयर करने के लिए कौन सा ऐसा रिएक्शन है जिसके प्रोडक्ट के बनने का पॉसिबिलिटी सबसे फास्ट होगा। तो आप किसी भी रिएक्शन से प्रोडक्ट का स्टेबिलिटी बनेगा कैसे डिसाइड कर पाएंगे स्टेबिलिटी के आधार पे। वही सबसे ज्यादा वही सबसे फास्ट बनेगा जिस प्रोडक्ट का स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा हो। तो रिएक्शन को कंपेयर करने का सबसे बेहतर तरीका है कि स्टेबिलिटी ऑर्डर के थ्रू आप आसान से रिएक्शन को कंपेयर कर सकते हैं कि किस रिएक्शन के बनने का पॉसिबिलिटी सबसे फास्ट होगा। हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, हम लोग सीखे जनरेशन ऑफ कार्बोकेटायन के बारे में। अब सेकेंड प्रोसेस है, सीखेंगे जनरेशन ऑफ कार्बोकेटायन के बाद जनरल रिएक्शंस ऑफ कार्बोकेटायन।
कि आखिर कार्बोकेटायन का कौन कौन सा जनरल रिएक्शंस है। तो कार्बोकेटायन का जनरल रिएक्शन 3 है। सबसे पहला रिएक्शन है कॉम्बिनेशन विथ न्यूक्लियोफाइल, दूसरा रिएक्शन है इलिमिनेशन रिएक्शन, और तीसरा रिएक्शन है रीअरेंजमेंट रिएक्शन। अब जानते हैं कि कार्बोकेटायन जो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट नेचर का है, तो कार्बोकेटायन इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट नेचर का है तो किसी दूसरे के साथ अटैच होना चाहेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट नेचर अटैच उसी के साथ होगा जिसके पास इलेक्ट्रॉन का मात्रा ज्यादा होगा। यानी कार्बोकेटायन जो है इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होने के कारण इलेक्ट्रोफाइल के जैसा व्यवहार करेगा, तो अटैच होगा किसके साथ, न्यूक्लियोफाइल के साथ, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल जो इलेक्ट्रॉन डोनर नेचर का होता है। तो इसलिए कहता है कि कॉम्बिनेशन विथ न्यूक्लियोफाइल, कार्बोकेटायन इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होने के कारण न्यूक्लियोफाइल के साथ कंबाइन करता है। फिर दूसरा प्रोसेस है एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन का यहाँ पे हम थोड़ा सा स्टडी करेंगे, और रिएक्शन मैकेनिज्म में ही एलिमिनेशन रिएक्शन 3 से 4 पीरियड का है, 3 से 4 क्लास चलेगा आपका, तो उसका डिटेल में चर्चा थोड़े ही दिन बाद आ जाएगा। और रीअरेंजमेंट हम थोड़ा सा पहले बता चुके हैं, यहाँ पे हम डिटेल में रीअरेंजमेंट रिएक्शन का बात करेंगे। थैंक यू। आज यहीं तक, गुड बाय।